दिल्ली सल्तनत के दौरान एम्पायर को चलाने के लिए एक बहुत ही संगठित एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनाई गई थी, जिसमें कई ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट्स होते थे जिनका काम क्लियरली डिफाइंड होता था। सेंट्रल लेवल पर वजीर सुल्तान का चीफ मिनिस्टर जैसा होता था, जो रेवेन्यू और फाइनेंसेस देखते थे, जबकि आरज़ मुमालिक मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था, जो आर्मी की रिक्रूटमेंट और मेंटेनेंस सुपरवाइज करता था। काजी लीगल ऑफिसर होता था, जो शरिया लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिस देता था, और वकील-ए-दार रॉयल हाउस होल्ड को मैनेज करता था। बरीद मुमालिक स्टेट न्यूज एजेंसी का हेड होता था, जो इंटेलिजेंस गैदर करके सुल्तान को रिपोर्ट करता था, जबकि अमीर मजलिस रॉयल फीस्ट्स और फेस्टिवल्स अरेंज करता था। सुल्तान इंपॉर्टेंट स्टेट मैटर्स में अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स और ऑफिसर्स की काउंसिल मजलिस आम से कंसल्ट करता था। दबीर मुमालिक रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस हैंडल करता था, जबकि सदर सुदूर और सदर जहान रिलीजियस मैटर्स और इंडाउमेंट्स के जिम्मेदार होते थे। अमीर दाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता था, नायब वजीर डेप्यूटी मिनिस्टर होता था, मुशरफ मुमालिक अकाउंटेंट जनरल होता था और अमीर हजीब रॉयल कोर्ट का देखभाल करता था। काजी मुमालिक चीफ जस्टिस होता था और काजीउल कज़्ज़ात पूरा जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड होता था। कुछ और ऑफिशियल्स जैसे अमीर आखुर, जो रॉयल हॉर्सेस को कमांड करता था, शाहनाए पिल, जो रॉयल एलिफेंट सुपरवाइज करता था, और अमीर बहर, जो पुलिस ड्यूटीज, ट्रांसपोर्ट और नेवल पोर्ट्स देखते थे, भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। प्रोविंसेस में अमीर गवर्नर होता था, जबकि मुफ्ती या वाली अपने असाइंड इक्ताज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने और टैक्सेस कलेक्ट करने के जिम्मेदार होते थे। नाजीर या वकूफ रेवेन्यू कलेक्शन देखता था और साहिब दीवान प्रोविंशियल अकाउंट्स मेंटेन करता था और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट्स भेजता था। शिकदार एक शिक के अंदर लैंड मैनेज और मेजर करता था। इस पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को सपोर्ट करने के लिए कई सेंट्रल डिपार्टमेंट्स भी थे, जिनमें हर एक का स्पेसिफिक काम होता था। दीवाने रिसालत अपील सुनता था, दीवाने अर्ज मिलिट्री मैटर्स देखते थे, दीवाने बंदगान स्लेव सुपरवाइज करता था, दीवाने कज़ाए ममालिक जस्टिस हैंडल करता था, दीवाने इश्तियाक पेंशन्स मैनेज करता था, दीवाने मुस्तखराज अरियर्स कलेक्ट करता था, दीवाने खैरात चैरिटीज़ हैंडल करता था, दीवाने कोहे एग्रीकल्चर ओवरसी करता था, दीवाने इंशा कॉरेस्पॉन्डेंस मैनेज करता था और दीवाने वजीरत फाइनेंसेस देखते थे। बहुत से और फंक्शनरीज भी स्टेट चलाने में क्रूशियल रोल प्ले करते थे। आमिल रेवेन्यू ऑफिसर होता था और चहलगानी एक सिलेक्ट ग्रुप था 40 टर्किश नोबल्स का, जो ओरिजिनली इल्तुतमिश के स्लेव्स थे, जिसे बाद में बलबन ने उनकी पावर कम करने के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया। इक्तदार अपने असाइंड इक्ताज बयान करता था, जबकि ख्वाजा अकाउंट्स मेंटेन करके सुल्तान को इन्फॉर्म करता था। यह ऑफिस बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था। कोतवाल सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था। मुफ्तीज लॉ के पॉइंट्स एक्सप्लेन करते थे और मुहतसिब म्युनिसिपैलिटीज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए मॉरल कोड्स इन्फोर्स करता था। मुफ्ती या वाली प्रोविंशियल गवर्नर के रूप में अपने इक्ताज का चार्ज रखता था। दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमी में भी कुछ खास टर्म्स यूज होती थीं। फवाजिल का मतलब होता था वो सरप्लस रेवेन्यू जो किसी इक्ता से उसके होल्डर की सैलरी और ट्रूप्स मेंटेन करने के एक्सपेंसेस के बाद बचता था, जिसे स्टेट ट्रेजरी में जमा करना होता था। यह सिस्टम बाद में फिरोज शाह तुगलक के टाइम फेड हो गया। उश्र एक लैंड टैक्स होता था जो मुस्लिम लैंड ओनर्स से लिया जाता था, जो लैंड नेचुरली वाटर्ड होती थी, जबकि खराज नॉन मुस्लिम से खराजी लैंड्स पर लैंड रेवेन्यू होता था। इसे कभी कभी खराजे जिजिया या माल भी कहा जाता था। खम्स वॉर में मिले बूटी का शेयर होता था। ज़कात एक रिलीजियस टैक्स था जो मुस्लिम्स चैरिटी के लिए देते थे, और जिजिया एक टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स पर लगता था, उनके प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स होने के बदले। कुछ और टैक्सेस जैसे घरी हाउस टैक्स और चराज कैटल ग्रेजिंग टैक्स भी होते थे। सिस्टम में मसाहत वर्ड लैंड मेजरमेंट के लिए यूज होता था, और बिस्वा एरिया का एक यूनिट था, 1 बीघा का 1/20। खलीसा उन लैंड्स को कहते थे जिनका रेवेन्यू डायरेक्टली सुल्तान की ट्रेजरी में जाता था, और सोंधर एक लोन होता था जो पेजेंट्स को दिया जाता था। मुगल एरा के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही वास्ट और कॉम्प्लेक्स बन गया था, जिसमें पुराने सुल्तानत की प्रैक्टिसेस को नए सेंट्रलाइज सिस्टम्स के साथ ब्लेंड किया गया था। इस बड़े एम्पायर के सेंटर में एम्परर होता था, जिसे डिवाइन राइट से रूल करने वाला माना जाता था, और सारे ऑफिशियल्स अपनी अथॉरिटी उसी से डिराइव करते थे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ की ऑफिसेस के अराउंड रिवॉल्व करती थी। वजीर, जिसे पहले के टाइम में वकील भी कहा जाता था, शुरुआत में सिविल और मिलिट्री दोनों पावर्स रखता था, लेकिन अकबर के टाइम तक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीवाने कुल या चीफ दीवान को दे दी गई थीं।
दीवान सारी इनकम और एक्सपेंडिचर सुपरवाइज करता था। खलीसा लैंड्स यानी क्राउन एस्टेट्स और जागीर्स जो नोबल्स को असाइन होती थीं को कंट्रोल करता था और रोजनामचा जैसे डिटेल्ड रिकॉर्ड्स मेंटेन करता था जिसमें ट्रेजरी में आने वाले रेवेन्यू का डेली रजिस्टर होता था। मीर बख्शी मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था, मनसबदार्स अपॉइंट करता था और दाग सिस्टम को ओवरसी करता था जिसमें घोड़ों पर ब्रांडिंग होती थी ताकि करप्शन ना हो, और चेहरा सिस्टम में सोल्जर्स के फेशियल डिस्क्रिप्शंस के मस्टर रोल्स बनाए जाते थे। मीर समान या खान समान इंपीरियल हाउस होल्ड मैनेज करता था, इंक्लूडिंग उनके बड़े बड़े कारखानाज जो पैलेस के लिए गुड्स बनाते थे, जबकि दीवाने बयोताद रोड्स बनवाने और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स मेंटेन करने का काम करता था। रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस मीर मुंशी के थ्रू जाती थी और सद्र उस सद्र रिलीजियस और चैरिटेबल एंडाउमेंट सुपरवाइज करता था। साथ ही शरीयत के लॉस फॉलो हो रहे हैं या नहीं ये भी देखते थे। जुडिशियल मैटर्स काजी उल कुज़ात के अंडर होते थे जो औरंगजेब के बाद प्योर जुडिशरी के हेड बन गए, जबकि मुहतसिब मार्केट्स और टाउन्स में पब्लिक मॉरल्स का सेंसर होता था। मुशर्रफ ममालिक अकाउंटेंट जनरल होता था और मुस्तफ़ा ममालिक ऑडिटर जनरल होता था जो अकाउंट्स चेक करता था। कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस दारोगाए दक चौकी के थ्रू फ्लो होती थी जो इंपीरियल पोस्टल सिस्टम सुपरवाइज करता था, और वाक़या नविस और सवानह निगार्स न्यूज़ रिपोर्टर्स और सीक्रेट इन्फॉर्मेंट्स होते थे जो डायरेक्टली एम्परर को प्रोविंशियल अफेयर्स अपडेट करते थे। मीरे अर्ज पब्लिक से आई पेटिशंस और रिक्वेस्ट्स हैंडल करता था। दीवाने वजारत फाइनेंसेस देखते थे, दीवाने अर्ज मिलिट्री मैटर्स, दीवाने रिसालत फॉरेन अफेयर्स, दीवाने इंशा स्टेट पेपर्स, दीवाने कोजा जस्टिस, दीवाने बरीद इंटेलिजेंस और दीवाने समान रॉयल हाउस होल्ड सप्लाईज देखते थे। प्रोविंसेस में पावर सूबेदार या सिपा सलार के हाथ में होती थी, जिसे नाजिम भी कहा जाता था, जो गवर्नर के रूप में एम्परर द्वारा यूजुअली 3 साल के टेन्योर के लिए अपॉइंट होते थे। ये अपने सूबा में एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर और मिलिट्री फोर्सेस कंट्रोल करते थे। हर प्रोविंस का अपना एक दीवान होता था जो सूबेदार से इंडिपेंडेंट होता था और डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल होता था, जो रेवेन्यू कलेक्शन सुपरवाइज करता था, अकाउंट्स मेंटेन करता था और टाइमली ट्रेजरी में डिपॉजिट्स एंश्योर करता था। प्रोविंशियल बख्शीज भी सेंटर के मीर बख्शी जैसा काम करते थे, जैसे ट्रूप्स रिक्रूट और मेंटेन करना, जबकि प्रोविंशियल सद्र जुडिशियल और रिलीजियस मैटर्स देखते थे। वाकई नविस और वाकई निगार्स प्रोविंशियल हैपनिंग्स रिपोर्ट करते थे, जबकि दारोगाए दक पोस्टल लाइंस एफिशिएंट रखता था। मुतसद्दी स्पोर्ट्स एडमिनिस्टर करता था स्पेशली ट्रेड के लिए, और किलादार फोर्ट्स गार्ड करता था जो खुद भी हाई रैंकिंग मनसबदार्स होते थे। एम्पायर सूबाज में डिवाइडेड थी जो आगे सरकार्स, परगनाज और विलेजेस में सब डिवाइडेड होती थीं। सरकार लेवल पर फौजदार चीफ एग्जीक्यूटिव होता था जो लॉ एंड ऑर्डर एंश्योर करता था और अमल गुजार या आमिल को रेवेन्यू मैटर्स में सपोर्ट करता था। अमल गुजार रेवेन्यू एसेस और सुपरवाइज करता था और डिटेल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स प्रोविंशियल दीवान को भेजता था। थानेदार मिलिट्री पोस्ट्स या थानाज कमांड करता था और फौजदार के अंडर काम करता था। परगना लेवल पर शिकदार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था जो आमिल को रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प करता था, जबकि कानून गो लैंड रिकॉर्ड्स, क्रॉप डिटेल्स और अपने एरिया के हिस्टोरिकल रेवेन्यू डेटा रखता था। कोतवाल टाउन्स मैनेज करता था, लोगों की जान और माल की हिफाजत करता था। टाउन में आने जाने वाले सभी लोगों का रजिस्टर रखता था, जबकि मुहतसिब टाउन्स में मॉरल कॉन्डक्ट फॉलो करवाता था। विलेज लेवल पर मुकद्दम या मंडल विलेज हेडमैन होता था जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था, जबकि पटवारी विलेज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रखता था। ये दोनों मिलकर पेजेंट्स के साथ डील करते थे जो रैयत या मुजारियन कहलाते थे, जो या तो खुद कश्ता होते थे यानी अपने ही विलेज की लैंड फार्म करते थे, या पाही कश्ता यानी बाहर के लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पर लैंड कल्टीवेट करते थे। मुगल मिलिट्री सिस्टम मनसबदारी सिस्टम पर बेस था, जिसमें मनसब का मतलब होता था रैंक या पोजीशन। हर सिविल और मिलिट्री ऑफिसर के पास एक मनसब होता था जो उनकी रैंक, सैलरी और उन्हें कितने ट्रूप्स मेंटेन करने हैं ये डिसाइड करता था। मनसब्स मल्टीपल्स ऑफ 10 में ग्रेडेड होते थे। अकबर के टाइम हाईएस्ट रैंक 10,000 थी, जिसे बाद में उन्होंने 12,000 तक बढ़ा दिया, जबकि 7,000 से ऊपर के रैंक्स सिर्फ प्रिंसेस के लिए रिजर्व्ड होते थे। 2500 से ऊपर के ऑफिसर्स अमीर आजम या उद्दमा कहलाते थे। 500 से 2500 वाले अमीर्स और 500 से नीचे वाले सिंपल मनसबदार्स कहलाते थे।
इस सिस्टम में कैवलरी सबसे स्ट्रांग कंपोनेंट होता था और दाग ब्रांडिंग सिस्टम एंश्योर करता था कि सिर्फ जेन्युइन हॉर्सेस ही यूज हो रहे हैं। कुछ सोल्जर्स दाखिली कहलाते थे जो डायरेक्टली स्टेट द्वारा रिक्रूट किए जाते थे और हाई रैंकिंग मनसबदार्स के अंडर रखे जाते थे। एक और ग्रुप अहादीज का होता था जो जेंटलमैन ट्रूपर्स होते थे, जो 5 या ज्यादा घोड़े रख सकते थे और पर्सनल गार्ड्स या मैसेंजर्स के रूप में सर्व कर सकते थे। मुगल आर्मी में इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एलिफेंट्स और कैमल्स भी होते थे। आर्टिलरी बाबर के बाद रैपिडली एडवांस हुई और इसमें हैवी सीज गन्स के साथ लाइटर मोबाइल गन्स भी होती थीं, जैसे नरनल जो मैन पर माउंटेड होती थीं, गजनल जो एलिफेंट्स पर और शुत्रनल जो कैमल्स पर माउंटेड होती थीं। फॉर्मल नेवी नहीं थी, लेकिन रिवरीन ट्रांसपोर्ट के लिए एक छोटी फ्लोटिला और बोट्स होती थीं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जागीर और लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अराउंड रिवॉल्व करता था। जागीर्स वो लैंड असाइनमेंट्स होते थे जो नोबल्स को सैलरी के बदले दिए जाते थे। ये कुछ टाइप्स के होते थे। तानखा जागीर्स जो नॉन हेरिडिटरी और ट्रांसफरेबल होते थे, मशरूत जागीर्स जो कंडीशनल और नॉन हेरिडिटरी होते थे, अल्तामगा जागीर्स जो नॉन हेरिडिटरी असाइनमेंट्स होते थे जो मुस्लिम नोबल्स को उनके होम रीजन्स में दिए जाते थे, और वतन जागीर्स जो हेरिडिटरी लेकिन नॉन ट्रांसफरेबल होते थे, अक्सर राजपूत चीफ्स को उनके एंसेस्टर लैंड्स में दिए जाते थे। लैंड रेवेन्यू असेसमेंट इलैबोरेट मेथड से होती थी। सिस्टम को माल या माल वाजिब कहा जाता था, असेसमेंट प्रोसेस को तशखीस या जमा कहा जाता था और एक्चुअल कलेक्शन को हासिल कहा जाता था। असेसमेंट्स खरीफ और रबी क्रॉप्स के लिए अलग अलग होती थीं। असेसमेंट के बाद डिटेल्स पट्टा या कॉल गरार नाम के डॉक्यूमेंट्स पर रिकॉर्ड होती थीं। डिफरेंट मेथड्स यूज होते थे। खेत बटाई में क्रॉप शेयर हार्वेस्टिंग से पहले डिसाइड होता था। लंग बटाई में क्रॉप कट करने के बाद लेकिन थ्रेशिंग से पहले एसेस होता था। निगाह बटाई में प्रोड्यूस थ्रेशिंग के बाद डिवाइड होती थी और सबसे बेस्ट मेथड निगाह बटाई नामा मुंशी था, जिसमें पेजेंट और स्टेट दोनों फार्मिंग रिस्क इक्वली शेयर करते थे। कनकुट या दानाबंदी सिस्टम ग्रेन यील्ड एस्टिमेट करके रेवेन्यू डिमांड फिक्स करता था। अकबर ने जब्ती सिस्टम अडॉप्ट किया था जो शेर शाह के राई सिस्टम पर बेस था, जिसमें हर क्रॉप के लिए एक कैश रेवेन्यू रेट होती थी जिसे दस्तूरुल अमल कहा जाता था और ये कैश में पे करनी पड़ती थी। ये जब्ती सिस्टम मेनली दिल्ली, आगरा, अवध, लाहौर और मुल्तान में अप्लाई होता था। लैंड मेजर करने के यूनिट्स बीघा और बिस्वा होते थे और ऑफिशियल्स मसाहत या मेजरमेंट रिकॉर्ड करते थे। जो पेजेंट्स लैंड पर काम करते थे उन्हें रैयत या मुजारियन कहा जाता था और वो स्टेट का रेवेन्यू कैश या काइंड में आमिल्स के थ्रू देते थे। अकबर के टाइम रिलीजियस एक्सपेरिमेंट्स और कल्चरल पॉलिसीज भी देखी गईं। उसने सुलह कुल या यूनिवर्सल पीस का आइडिया प्रमोट किया, जो उसने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना में अलग अलग रिलीजन्स के लीडर से डिस्कशंस के बाद निकाला था। उसने 1582 के अराउंड एक सिंक्रेटिक फेथ भी इंट्रोड्यूस किया जिसे दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही कहा गया, जो मेनली सूफिज्म से इंस्पायर्ड था और इस्लाम, हिंदुइज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म के साथ क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और जैनिज्म के ट्रेसेस भी इंक्लूड करता था। इसके कुछ ही फॉलोअर्स थे, लेकिन ये अकबर की टॉलरेंस और हार्मनी वाली विजन को दिखाता था, जो पॉलिसी बाद में जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो की। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क सेंटर में एम्परर से लेकर विलेज लेवल ऑफिशियल्स तक, मनसबदारी आर्मी से लेकर इंट्रिकेट रेवेन्यू सिस्टम तक मुगल पावर का बैकबोन था। इसने सेंट्रलाइज कंट्रोल इंश्योर किया, लेकिन लोकल गवर्नेंस भी अलाउ की, एक बड़ा वास्ट मिलिट्री सपोर्ट किया, इलैबोरेट हाउस होल्ड्स मेंटेन किए, ट्रेड और एग्रीकल्चर को प्रमोट किया और एम्पायर के डाइवर्स रिलीजियस और कल्चरल फैब्रिक को बैलेंस करने की कोशिश की।